हेलो माय डियर फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स और याद है मैंने आपको लास्ट क्लास में एक दो टिप्स दिए थे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टिप मैंने आपको ये दिया था कि जब भी आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो पुराने वाली क्लास का जो भी आपने लर्निंग किया था वो रिवाइज करके आएंगे। इससे इनकम टैक्स की रिदम आपकी बढ़िया बनेगी। अब ये तो आप ही जानते हैं कि आपने लास्ट क्लास का रिवाइज किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, आगे से इसको प्रैक्टिस बना लीजिए कि लास्ट क्लासेस का रिवाइज करते हुए आगे चलना होगा। इनकम टैक्स बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है और आपको ये थ्रू आउट योर लाइफ काम आने वाला है। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इसकी आप रिटर्न लेंगे। अगर इनकम टैक्स आप अच्छे से पढ़ते हैं तो पैसा कमाना और पैसा बचाना, ये दोनों बातें आपको इनकम टैक्स और जीएसटी में कई जगह पर मिलेगी। खैर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा कोर्स 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है, जिसमें से यूनिट 1 के अंदर ये 3 चैप्टर्स आते हैं और इन 3 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 3 कुछ ऐसा है कि उसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन पाता। इसीलिए हमारे पास चैप्टर 1 और 2 इन्हीं दोनों से यूनिट 1 में से हमें क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन रहेगा ए बी करके और जिसमें चॉइस भी रहेगी, और ये टोटल ए और बी मिला के 18 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। इनकम टैक्स में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है। इसीलिए हम इस यूनिट में से अपना कोई भी मार्क्स नहीं गंवाना चाहते। तो हम क्या करेंगे, इस यूनिट के ऊपर अच्छे से फोकस करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको समझाई थी कि इनकम टैक्स जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और वो थ्योरी के कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड होता है। लेकिन जो ये हम इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, ये काफ़ी हद तक थ्योरी है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कुछ 2 4 5 टर्म्स में से कोई एक टर्म आपसे डेफिनेशन में पूछी जाएगी और हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसकी स्टार्टिंग मैंने जहाँ से की थी, तो क्योंकि कंप्लीट नहीं हो पाया लास्ट क्लास में, इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। मुझे याद दिलाइए कि इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन क्या है। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4, और वो बहुत इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है हर पर्सन जिसकी टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड कर जाएगी मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक तो ये बताया था कि इनकम टैक्स में पर्सन की डेफिनेशन को वाइड किया गया, उसमें 7 कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया। एग्जाम में बहुत अच्छा चांस है कि आपसे पूछ लिया जाएगा डिफाइन पर्सन, तो आपने लिखना है पर्सन इंक्लूड्स। सेक्शन नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर्सन इंक्लूड्स। आपने एग्जाम में केवल ये हेडिंग डालनी होती है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ये 7 कैटेगरीज का नाम लिखना है और इंक्लूड वर्ड को जरूर लिखना। आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आपको लगेगा कि सर इंडिविजुअल तो हम जानते हैं, एचयूएफ क्या होती है तो ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा मैंने लिखा है, पढ़ लेना। उसके बाद आपको पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, इन सब के बारे में पता है, जितना पता है सफिशिएंट है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में याद होगा कि आपसे कहा था कि कई बार एग्जामिनर स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा। वो आपसे कहेगा एओपी और बीओआई में डिफरेंस बताओ। तो पर्सन में 7 कैटेगरीज हैं। अगर ये मिक्स्ड लोग मिलके कोई ग्रुप बना लें तो एओपी बोल देते हैं, और अगर इंडिविजुअल्स मिलके ग्रुप बना लें तो हम उसे बीओआई बोल देते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया था। इतनी सी बात लिखने से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वापस सेक्शन नंबर 4 की रिदम पर आते हैं। सेक्शन नंबर 4 कहता है एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम। अब टोटल इनकम एक बहुत लंबी जर्नी है, तो उसके बारे में बुक भी लिखेगी, लेकिन हम कहेंगे अभी मत पढ़ना, धीरे धीरे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि टोटल इनकम में क्या क्या आएगा।
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहां से बात शुरू होती है कि ये हमारा करंट ईयर है 24-25। अगर करंट ईयर में गवर्नमेंट मुझसे कहे कि गगन तुमने साल में जो कमाया उस इनकम पर टैक्स दो, तो मैं कहूंगा तो ये तो मैं साल खत्म होने के बाद ही बता पाऊंगा। इसीलिए मैं गवर्नमेंट से यही कह पाऊंगा कि मैं 24-25 में आपको 23-24 में क्या इनकम अर्न की थी मैंने पूरे साल में, ये मैं आपको इस करंट ईयर में बता पाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन हम इसका कुछ टेक्निकल नाम रख रहे हैं। तो उन्होंने इसका नाम दिया असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर को आम बोलचाल की भाषा में हम ये कहते हैं कि वो ईयर जिसमें हम पिछले साल की इनकम को टैक्स करते हैं। ये आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन असेसमेंट ईयर और आप ये लिख के आ जाएं कि सर मैंने तो सही लिखा कि असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हम प्रीवियस ईयर इनकम को टैक्स करते हैं, तो एग्जामिनर कहेगा कि लेकिन ये लॉ की ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगा, जो आप कह रहे हो वो सही है। इसीलिए असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन जो लिखी हुई है, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, आप वही डेफिनेशन लिख के आएंगे। समझाने के लिए हम बार बार पूरे एक्ट में यही बोलेंगे कि ये वो ईयर होता है जिसमें हम प्रीवियस ईयर की इनकम को टैक्स करते हैं, बट ये आम बोलचाल की भाषा रहेगी। ऐसे ही ये कहलाएगा प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस पीरियड की इनकम टैक्स होती है, तो ये आम बोलचाल की भाषा हो गई। फिर लॉ कहता है गगन मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चे को अगर वो ये लिख के आएगा, तो आपको वही लिखना है जो लॉ में लिखा है। और लॉ में क्या लिखा है वो आपको मैंने बताया था कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर होता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बिजनेस साल के बीच में शुरू हुआ हो, कभी बीच में आपने बिजनेस शुरू किया हो, तो फर्स्ट टाइम जो आपका प्रीवियस ईयर बनता है वो 12 मंथ से छोटा बन सकता है। ठीक है, नाउ अब यहां से हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर लिखा है एवरी पर्सन whose total income during the previous year exceeds maximum amount not chargeable to tax। तो कल मैंने आपको दिखाया नहीं था लास्ट क्लास में कि सर कितने अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता, वो मैं आज दिखा दूंगा। इज एन एसएससी, तो एसएससी की डेफिनेशन भी मैं आपको आज पढ़ा दूंगा। एंड ही इज लायबल टू पे टैक्स एट द रेट और रेट्स प्रेस्क्राइब्ड इन द फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। फॉर द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तो जिस ईयर में हम इनकम को टैक्स कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब ये तो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आम बोलचाल की भाषा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो हमने समझ ली। अब लॉ में जो सेक्शन नंबर 4 है, वो सेक्शन 4 कहता है कि गगन प्रीवियस ईयर की इनकम को असेसमेंट ईयर में टैक्स करते हैं। आप इनकम को कमाओ और फिर नेक्स्ट ईयर में आकर के टैक्स दे दो। बेटे इसे हम बोलते हैं जनरल रूल। तो आइए पहले मैं आपको ये पढ़वा दूं। सर आपने बोल दिया तो बात सही होगी, अरे कोई बात नहीं, मुझे ऐसे ही पढ़ाने में मजा भी आता है। यहां पर देखिए, हमने कल आपको एक तो असेसमेंट ईयर का मीनिंग बताया था, एक हमने आपको प्रीवियस ईयर का मीनिंग बताया था। अब हमने आपको यह बताया कि प्रीवियस ईयर की इनकम को हम असेसमेंट ईयर में टैक्स करते हैं, यानी एक साल कमाओ इनकम, कैलकुलेट करो, अगले साल सरकार को टैक्स दे दो। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन द असेसमेंट ईयर, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू दिस रूल। तो नॉर्मली तो ये रूल ठीक है, मैं इस साल अभी आपको पढ़ाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और जो भी कमाऊंगा उसका टैक्स मुझे अगले साल भरना है, ये नॉर्मल रूल है। पर इसके कुछ अपवाद है, लॉजिकल अपवाद है, इसलिए मैं समझाऊंगा आपको। पहले आइए यहां पर देखते हैं।
प्रीवियस ईयर रूल एंड इट्स एक्सेप्शन, ये हमने हेडिंग दी है, इसमें लिखा है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस व्हेन इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज असेस्ड इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। कोई बात नहीं, इनकम टैक्स जैसा सब्जेक्ट है, पहली बार पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में तो बड़े बड़े एक्सपर्ट उलझ जाते हैं और भाग जाते हैं, कहते हैं छोड़ो यार कौन पढ़ेगा। पढ़िए, मैंने सिंपल भाषा में लिखा है कि प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कर देंगे, जबकि रूल क्या था कि प्रीवियस ईयर की इनकम को हम अगले साल यानी असेसमेंट ईयर में टैक्स करते हैं। तो एज पर सेक्शन 4, as per section 4, income of previous year is chargeable to tax in the immediately succeeding assessment year। ये हमारा जनरल रूल है, मैंने लिखा, बट द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि भाई प्रीवियस ईयर की इनकम को उसी साल में टैक्स कर देंगे, यानी उन इनकम के लिए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर दोनों एक ही माने जाएंगे। अब ये बहुत सिंपल से 5 केसेस हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, अगर हमें इसका लॉजिक समझ में आ जाए कि इसका लॉजिक क्या कह रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने कहा गगन रूल तो यही है कि आप एक ईयर में इनकम को अर्न करते हैं और नेक्स्ट ईयर में उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। अभी चल रहा है 24-25, तो 24-25 असेसमेंट ईयर है 23-24 की इनकम के लिए। यह है हमारा नॉर्मल रूल। अब मान लीजिए एक छोटा सा केस आपको समझाता हूं। एक पर्सन वो पकड़ा गया, एक पर्सन के पास समझ लीजिए कुछ सस्पिशियस मनी पकड़ा जाता है, डिपार्टमेंट पकड़ लेता है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, भाई तेरे पास ये पैसा है, जरा बता कहां से ला रहा है, क्या ला रहा है, वो बता नहीं पा रहा। उन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खबर कर दी कि भाई साहब ये देखो इसके पास तो बहुत सारा पैसा निकल के आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि भाई ये पैसा कहां से आया, तो वो कोशिश करेगा बहाने बनाने की कि सर कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, हम अगले साल अपनी रिटर्न भरेंगे, आपको टैक्स दे देंगे। ऐसा हो सकता है, या कुछ केसेस में मजबूरी हो सकती है। एक पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो विदेश जा रहा हूं, या एक फॉरेन का व्यक्ति इंडिया में आ गया, पैसे कमा गया और कह रहा है भैया मैं तो जा रहा हूं, आपके यहां तो टैक्स तो अगले साल देना होता है, मैं अगले साल दूंगा। तो भारत सरकार को पता है कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर हमें तुरंत पकड़ के तुरंत कार्रवाई करके तुरंत टैक्स लेना है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उन पॉइंट्स को तो मैंने समझाना ही है, तो फिर 2 बार समय लग जाएगा। इसीलिए आइए और मैं आपको पॉइंट समझाता हूं, बहुत रीजनेबल है। तो मैंने आपको ये छोटा सा डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन दे दिया कि ये 5 केसेस हैं। हेडिंग पढ़ते ही आप जब एक बार पढ़ लोगे तो हेडिंग पढ़ते ही आपको रिकॉल हो जाएगा। टेक्स्ट मैंने अगले पेज पर दिया हुआ है। पहला हेडिंग कह रही है कि एक शिपिंग बिजनेस है, किसका, नॉन रेजिडेंट का, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। गवर्नमेंट कह रही है कि गगन देखो, ये मैंने थोड़ा सा कोशिश की आपको समझाने का। मान लीजिए यहां पर एक, कैसे बनाऊं, ऐसे मान लीजिए यहां पर एक शिप है। आप देखते हैं चाइना से बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में बहुत सारा इंपोर्ट होता है। कैसे होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के 3 रूट हैं, सी रूट भी है, एयर रूट भी है, लैंड रूट भी है। सबसे ज्यादा सी रूट का इस्तेमाल होता है। तो एक शिप आया, मान लो वो चाइना से आया, किसी भी कंट्री से आया, उसने यहां पर अपना जो भी सामान वो लाया था वो उसने यहां पर उतार दिया, अनलोड कर दिया। अब वो शिप खाली हो गया।
अब उस शिप ने वापस जाना है तो वो खाली तो नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, इंडिया से फिर से वापस कुछ ना कुछ लोडिंग करेगा। या तो वो लोगों को यहां पर लोड करेगा, लोगों को लेके जाएगा, या वो अगर शिप्स का कंटेनर है तो सामान लेके जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ ना कुछ लेगा और इसके लिए वो कुछ चार्ज करेगा, फ्रेट चार्ज करेगा। अब गवर्नमेंट ने देखा कि भाई शिप के अंदर फ्रेट बुक हुआ, मान लेते हैं 50 लाख रुपए का एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेट इसने लिया। उन्होंने शिप के मास्टर को बोला कि भाई तू इंडिया में है और तूने यहां से कुछ बिजनेस जनरेट किया है तो तेरे को 50 लाख के फ्रेट में से कुछ इनकम भी तो होगी। शिप का मास्टर कहता है हाँ जी इनकम तो होगी, वो तो हमारे मालिक को पता चलेगी, मालिक से बात कराओ। मालिक को फोन किया। इस शिप का मालिक एक नॉन रेजिडेंट है, मतलब एक फॉरेन रेजिडेंट है। उसने कहा यस, बोलिए मिस्टर डिपार्टमेंट क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा जी आपने हमारे इंडिया में बिजनेस किया है, इनकम जनरेट किया है, इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो कह रहा है जी मुझे तो बताया गया है कि आपको टैक्स अगले साल देना है। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने, इनकम इस साल की है, टैक्स अगले साल दिया जाएगा, लेकिन ये बताइए क्या इस बात की कोई गारंटी है कि आप यहां पर अगले साल आएंगे। तो वो नॉन रेजिडेंट कहेगा कि हाँ मेरा एक गुड़गांव में ऑफिस खुला हुआ है, परमानेंट एड्रेस है, मैं आपको दे देता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, चिंता मत करो मैं अगले साल आ जाऊँगा। तो गवर्नमेंट कहेगी चलो यार ठीक है इस पर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन वो कह रहा है जी मैं तो, मेरा कोई परमानेंट यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा फिर हमारा टैक्स कैसे आएगा। तो उसने कहा कि सर मैं क्या करूँ, रूल तो आप ही का है ना कि एक साल कमाओ अगले साल टैक्स दो। अब मैं आऊँ ना आऊँ, मैं तो टैक्स अगले साल दूंगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, गवर्नमेंट के लिए नहीं। आप एक्सेप्शन में कवर होते हैं। तो एक्सेप्शन में वो लोग कवर होते हैं जो शिप के ओनर नॉन रेजिडेंट है और जिनका इंडिया में कोई एस्टेब्लिशमेंट है नहीं जिनसे उनको टैक्स रिकवर हो पाए बाद में। तो उनको गवर्नमेंट ने बोला कि आपको तो अभी टैक्स देना है, आपके लिए एक्सेप्शन लगेगी। वो कहता है चलो मान लिया कि आप मेरे को एक्सेप्शन में डाल दो कि मुझे अभी टैक्स देना है, पर सवाल ये उठता है कि मैं अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करूं। तो जहां पर इनकम कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है वहां पर गवर्नमेंट एक प्रिजम्पशन का रूल लगाती है। कई जगहों पर मैं आपको बताऊंगा प्रिजम्पशन रूल। जब आप पीजीबीपी चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे कानों को हाथ लगा लेते हैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने। तो मैं बोलता हूं पीजीबीपी का एक सेक्शन है प्रिजम्पटिव इनकम, वही पढ़ लो, बात खत्म हो जाती है। तो प्रिजम्पटिव इनकम एक बहुत आसान तरीका होता है इनकम को एस्टिमेट करने का। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक रूल दिया कि आप केवल इसका 7.5% कैलकुलेट कर लो, वही आपकी इनकम है। उसके ऊपर आप 40% के रेट पे जो हम फॉरेन कंपनी से टैक्स लेते हैं वो टैक्स दे दो और चले जाओ। आइए इस रूल को पढ़ते हैं। किसकी बात हो रही है? शिपिंग बिजनेस की बात हो रही है। शिपिंग बिजनेस किसका है? नॉन रेजिडेंट का है। वेयर अ नॉन रेजिडेंट इज एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। तो बात किसकी हो रही है? नॉन रेजिडेंट, फॉरेनर्स की। अब आप कहेंगे कि सर फॉरेनर नॉन रेजिडेंट कैसे हो गया? तो उसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ पाएंगे, अभी मैं डिटेल नहीं समझा पाऊंगा। मैं नॉन रेजिडेंट की बात कर रहा हूं और नॉन रेजिडेंट टर्म अभी आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी बात के ऊपर रहने वाला है। तो वेयर आर नॉन रेजिडेंट मतलब जो भारत में नहीं रहता, इज एंगेज्ड इन द शिपिंग बिजनेस डिराइविंग इनकम थ्रू फेट फ्रॉम कैरिंग पैसेंजर्स, लाइफ स्टॉक, मेल और गुड्स फ्रॉम पोर्ट इन इंडिया। आप विदेश में रहते हैं, आपका शिप है, आप ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया से आप फ्रेट को कमा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 7.5% ऑफ द फ्रेट, जो आपका फ्रेट है उसका 7.5% लीजिए। शैल बी डीम्ड टू बी हिज इनकम। वो कहेगा भाई साहब इनकम निकालने के लिए समय दो, P&L बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो हम कह रहे भाई समय नहीं है, फ्रेट का 7.5% निकालो और क्योंकि आप विदेशी कंपनी हो इसके ऊपर 40% के रेट पे टैक्स दे दो। टैक्स के साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी देनी पड़ती हैं, वो आने वाली क्लासेस में आप समझ जाएंगे। सिंपल टर्म है, मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, नेक्स्ट 1-2 क्लासेस में ये कवर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो गया?
शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, मजबूरी थी। नॉन रेजिडेंट व्यक्ति विदेश में रहता है, अगर हमने अभी उसको पकड़ लिया, उसके शिप के मास्टर के पास पैसे पड़े हैं, पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज निकल जाएगा। और ये जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सर ये तो बहुत फायदे का सौदा है, इतने सस्ते में छूट गया कहने की बात नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति यही कोशिश करेगा कि इसी क्लॉज में टैक्स दे दे और चला जाए। पहला पॉइंट तो सर हो गया, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। दूसरा पॉइंट, पर्सन लीविंग इंडिया परमानेंटली। ये रूल भी बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति गवर्नमेंट के इनकम टैक्स के ऑफिसर को, उसको हम बोलते हैं असेसमेंट ऑफिसर, एओ, उसको ये कह रहा है कि सर मैं अभी तक इंडिया में काम करता था, अब मुझे फॉरेन कंट्री से एक फॉरेन कंपनी ने हायर कर लिया है, मैं तो जा रहा हूं जी, मैं इसी साल जा रहा हूं, बताइए क्या करना है। ये है हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 और यहां पर 10 अक्टूबर को मान लो एक पर्सन कह रहा है कि भाई मैं तो इंडिया से बाहर जा रहा हूं, घूमने नहीं जा रहा, मेरी वहां पर जॉब लग गई है, 5 साल के लिए मुझे वीज़ा लगा है, मैं 5 साल के बाद सोचूंगा इंडिया में वापस आऊं ना आऊं या वहीं रह जाऊं, मैं तो बाहर चला जाऊंगा। तो उसे 23-24 में ईयर में जो इनकम हुई थी उस पर तो उसको टैक्स देना ही देना है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड की इनकम को जब हम नेक्स्ट ईयर में टैक्स करेंगे तो ये व्यक्ति तो विदेश में होगा, तो ये जो इनकम का पार्ट है 1 अप्रैल 24 से लेकर जब ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिपार्चर हमें बता रहा है कि मैं कब जाऊंगा, इस पीरियड की इनकम को भी साथ ही साथ अभी ही टैक्स करना होगा। अब आप इसको पढ़िए। सेकंड है पर्सन लीविंग इंडिया व्हेन इट अपीयर्स टू असेसिंग ऑफिसर। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी असेसमेंट करते हैं उन्हें हम असेसिंग ऑफिसर बुलाते हैं। तो जब असेसिंग ऑफिसर को पता चले कि कोई इंडिविजुअल इंडिया छोड़ के जा रहा है, अभी करंट असेसमेंट ईयर जो चल रहा है उसमें जा रहा है, और ही हैज़ नो प्रेजेंट इंटेंशन टू रिटर्निंग इंडिया, और वो किसी ऐसे पर्पस से जा रहा है कि वो अब जल्दी वापस नहीं आएगा, तो ऐसे में सरकार का नुकसान हो जाएगा। तो उस व्यक्ति की जो भी इनकम बनती है 1 अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट ईयर अप टू द प्रोबेबल डेट ऑफ हिज डिपार्चर इज चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट ईयर। मतलब अभी हम उसकी 1 अप्रैल से लेकर एक्सपेक्टेड डिपार्चर डेट तक पूछ लेंगे कि भाई तेरी क्या इनकम है, अगर तू जॉब करता है तो बता दे, तो वो बता देगा भाई मेरी ये इनकम आ रही है और ये, उसके हिसाब से हम उसको टैक्स कर देंगे। तो यहाँ कोई प्रिजम्पटिव वाली बात नहीं लिखी, और आपको बस ये 2 लाइनें लिखनी है और आप यकीन मानिए आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। थर्ड केस, इनकम ऑफ एओपी और बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर पर्टिकुलर इवेंट। गवर्नमेंट को पता चला कि एक लैंड पर कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है। अब सर क्या इवेंट चल रहा है? मान लीजिए सर्कस चल रही है, मान लीजिए कोई मेला लगा हुआ है, दिवाली मेला लगा के कोई बैठा हुआ है। अब आप देखते हैं कि जब रामलीला का मंचन होता है तो पूरे देश में जहां जहां रामलीला चलती है साथ में वो लगा रखा होता है, उन्होंने टेंट लगा रखा होता है और वहां बहुत मोटा बिजनेस चल रहा होता है। रामलीला कितने दिन तक चलती है? शायद 7 दिन, 7-8 दिन की रामलीला होती है। उस 7-8 दिन में
करोड़ों रुपयों का व्यापार वहां पर कर लिया जाता है, और उसके बाद कौन पूछने वाला है? मैदान अगले अगले 2-3 दिन के बाद जाइए, मैदान साफ मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहां कुछ हुआ था। तो ऐसे टेम्परेरी इवेंट जो होते हैं उन्हें करने वाले लोग भी टेम्परेरी होते हैं। आप जाके पूछेंगे क्या ये रामलीला कोई रिलायंस, अडानी या कोई कंपनी करा रही है? बोलेंगे नहीं, वो तो हम 5-7 लोग मिल करके हम कई सालों से करवाते आ रहे हैं, इस बार भी करवा रहे हैं। अब आप पूछेंगे भाई साहब इसमें इतना खर्चा लगता है, आप क्यों अपना पैसा जेब से लगाते हो? बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, सच्चाई है। सब कभी साथ बैठना, कुछ अंदर देना डालने के लिए, तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो ऐसे कई इवेंट्स होते हैं, टेम्परेरी इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट होंगे और खत्म हो जाएंगे। तो सरकार अगर उन्हें पकड़ ले, तो वो अगर ये कहने लगे कि भाई अगले साल बात करेंगे, तो हो लिया काम। अगले साल कहां से सबूत आएंगे, कैसे बताया जाएगा कितने पैसों का हेर फेर हो गया? इसीलिए गवर्नमेंट कहती है अगर कोई समूह बनता है, किसी का भी समूह बनता है फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, किसी भी इवेंट या किसी भी पर्पस के लिए कोई समूह बना, मतलब वो कोई फर्म, कंपनी वगैरह नहीं था, वो एक अनऑथराइज सा समूह था, एंड इज लाइकली टू बी डिसॉल्व्ड इन द असेसमेंट ईयर इन विच इट इज फॉर्म्ड, और वो अपना काम करेंगे उसके बाद अलग हो जाएंगे, उसके बाद ढूंढते रहिए वो कहाँ गए। तो ऐसे में भी गवर्नमेंट ने लिखा, सेम बात रिपीट की है कि जो भी उनकी इनकम हुई होगी फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ दैट असेसमेंट ईयर अप टू द डेट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन shall be chargeable to tax in the same assessment year at the rates applicable to that assessment year। ये एक टेक्निकल लाइन है, नहीं भी समझ में आए तो रट लेना, जैसे जैसे इनकम टैक्स आगे 2-3 क्लासों में पढ़ोगे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो हमने पर्सन लिविंग इंडिया समझ लिया, हमने एओपी और बीओआई समझ लिया कि जो कोई इवेंट करेंगे और फिर डिसॉल्व करके अपने अपने घर चल पड़ेंगे। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब क्या होता है, ए के पास मान लीजिए कोई लैंड है, बी ए के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि ठीक है मैं तेरी लैंड को बाय करता हूं। अब लैंड को अगर बी बाय करेगा तो इसे लैंड की करवानी पड़ेगी रजिस्ट्री। लैंड, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप खरीदते हो, लैंड हो, बिल्डिंग हो, तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। बी क्या चाहता है, बी कमाई करना चाहता है और भारत सरकार को टैक्स देना नहीं चाहता, तो बी कहता है कि ठीक है तेरी लैंड मेरी होगी। डील हुई 5 करोड़ की। अब ये बी एक सी पर्सन को ढूंढेगा, वो कहता है भाई मेरे पास ये लैंड है, मैं बेचना चाहता हूं 8 CR की। सी ने कहा ठीक है 8 CR की। अब वो क्या करेगा, वो इससे 8 CR लेगा, इसको 5 CR देगा और ए से कहेगा कि तू डायरेक्ट पेपर वर्क सी के नाम पे कर, मेरे नाम पे मत कर, ताकि मैं पिक्चर में ही ना हूं। अब ये जब घटना हो रही थी पैसे की लेन देन में, मान लो किसी तरीके से भी पकड़ा जाता है, सरकार ने देखा भाई ये तुम क्या डीलिंग कर रहे हो, तुम तो कहीं पेपर में भी नहीं आ रहे, खरीद रहे हो अपने नाम से और रजिस्ट्री करवा रहे हो सीधा डायरेक्ट दूसरे के नाम पे। पहले अपने नाम पे रजिस्ट्री कराओ, फिर इसके नाम पे रजिस्ट्री कराना। वो कह रहा है मेरा दिमाग खराब है, भारत सरकार को 2-2 दफा मैं स्टैंप ड्यूटी पे करूं, इनकम टैक्स पे करूं, मैं तो डायरेक्ट करवाऊंगा। तो पकड़ा गया तो हमने बोला भाई टैक्स दे, तो वो कह रहा है कि नहीं टैक्स तो मैं अगले साल दूंगा। सरकार ने कहा भाग जा, तेरे जैसे ऐसे लोग जो इमीडिएटली ऐसी हरकतें करते पाए जाएंगे उनको हम तभी तुरंत टैक्स कर दिया करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। आपके पास कोई संपत्ति पाई गई, संपत्ति में सोना भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, कोई शेयर हो सकते हैं, कुछ भी। वेयर इट अपीयर्स टू एओ दैट पर्सन इज लाइकली टू ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और यहां पर आप टैक्स अवॉइड करना चाह रहे हो, तो फिर आपकी जो इनकम बन रही है उस असेसमेंट ईयर में, उसको उसी असेसमेंट ईयर में टैक्स कर दी जाएगी, आपके लिए अगले साल की इंतजार नहीं की जाएगी। ओ, अब देखिए मैंने आपको अभी तक 4 केस बताए, 1, 2, 3 और 4।
इन 4 केसेस में अगर आपने अभी टैक्स नहीं किया तो आपको भारत सरकार को नुकसान हो जाएगा। एक केस 5वां है, इस केस में कोई नुकसान नहीं होता, इसीलिए यहां पर एओ को ऑप्शन दी गई है। यहां पर कंपल्शन है, यहां पर एओ के ऊपर एक कंपल्शन है कि आपने इन 4 केसेस में टैक्स लेना ही लेना है। एक 5वां केस है जिसमें ऑप्शनल है, वो क्या है? ये है हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 और ये है हमारा असेसमेंट ईयर 24-25। अब यहां पर जब असेसिंग ऑफिसर को पता चला कि एक व्यक्ति जो यहां पर बिजनेस चला रहा था उसने यहां पर अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया, बंद कर दिया। अब कई बार होता है कि आपने कोई ऐसी कंपनी बनाई, स्टार्टअप बनाया, कुछ बनाया, आपको उसके अच्छे पैसे मिल रहे हैं, सामने वाला कह रहा है ला मेरे से 400 करोड़ रुपए पकड़ और ये बिजनेस मुझे दे दे, तेरा आइडिया मुझे पसंद आ गया। सामने वाला कहता है ले भाई तू पकड़, आज 400 करोड़ मिल रहे हैं, कल को पता नहीं कहीं खड्डे में ना बढ़ जाए। आपने कई सारे एग्जाम्पल ऐसे पढ़े होंगे, मैं समय नहीं लगाऊंगा उन बातों के ऊपर, वरना इनकम टैक्स में मुझे बहुत कुछ है बताने को। तो यहां पर क्या हुआ, इस व्यक्ति को 400 करोड़ मिल रहा है, ये कहता है भैया मैंने तो अपना बिजनेस बंद कर दिया। अब बिजनेस बंद कर दिया तो एओ ने पूछा मिस्टर या मिस जो भी हैं आप, क्या आप इंडिया से बाहर जा रहे हो? वो कह रहे नहीं भाई मेरी तो अब रिटायर्ड लाइफ होगी, अब तो मैं प्रॉपर्टी लूंगा, मजे करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी का आनंद लूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, योगा करूंगा, हॉबी करूंगा, जो मर्जी करूंगा। तो वो कह रहा है कोई बात नहीं, आपकी ये वाली जो प्रीवियस ईयर है इसकी इनकम को तो टैक्स हमें करना ही करना है 24-25 में, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो जब तक आपने करंट असेसमेंट ईयर में जो बिजनेस किया है वो बंद कर दिया, यहां तक की इनकम पर अब हम अभी भी टैक्स ले सकते हैं, अगली बार भी टैक्स ले सकते हैं। तो असेसी ने बोला यार देखो मैं ना फ्री हो रहा हूं, रिटायर्ड लाइफ की तरफ जा रहा हूं, मेरे ऊपर छोटी सी टैक्स लाइबिलिटी बच रही है, कल भी देनी है, आज ही ले लो, खत्म कर लो। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है एओ को कि अगर हो सके तो प्लीज मेरी इतने पीरियड की जो इनकम बन रही है ना उस पर भी आप मेरे से टैक्स ले लीजिए और मुझे फ्री कर दीजिए। एओ कह रहा है कि सर देखिए मेरे पास अभी समय नहीं है, मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास अभी लोड है, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। और वो कहता है सर अगर देख लो टाइम निकल आए, तो एओ कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं फ्री हो गया तो मैं आपकी असेसमेंट कर दूंगा। तो यहां पर लॉ ने कंपल्शन नहीं डाली, ऑप्शनल दे दिया कि ठीक है समय हो तो कर देना, नहीं हो तो अगले साल देख लेना। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट एक ऑप्शनल पॉइंट है, वहां पर लिखा है कि वेयर एनी बिजनेस इज डिसकंटिन्यूड इन एनी ईयर, तो उस पीरियड की जो इनकम है वो एट द डिस्क्रिशन ऑफ द असेसिंग ऑफिसर रहेगी कि वो टैक्स करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ये बात मैंने नीचे नोट के थ्रू दे दी है कि पहले 4 केसेस में तो ये मैंडेटरी होगा एओ के लिए कि वो इसको टैक्स कर दे, लेकिन बाकी केसेस में क्या हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म कर लिया। वो क्वेश्चन ये था कि 1 साल कमाओ अगले साल टैक्स दो, प्रीवियस ईयर में कमाओ असेसमेंट ईयर में टैक्स दो, लेकिन 5 केसेस में आपकी इनकम जिस पीरियड की है, जिस ईयर की है, उसी ईयर में टैक्स कर देंगे। यानी प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपके लिए अलग अलग नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आता है, इसको पढ़ लेना। थोड़ा जो सेकंड वाला पार्ट है जो हमने लिखा हुआ है कि फ्रॉम 1 अप्रैल, वो हो सकता है आपको रटने में दिक्कत हो, लेकिन वो कॉमन है, रट लेंगे, आपको एक क्वेश्चन तैयार हो गया। और ये अक्सर एग्जाम में आता है, इग्नोर मत करना। अब चलते हैं बाकी बची हुई टर्म्स के पास। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। लो भाई आगे बढ़े, वापिस आ गए कहां पर, सेक्शन 4 पर। तो सर हमने पर्सन समझ लिया, ओके, हुज टोटल इनकम बाद में बात करेंगे, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो सर हमने प्रीवियस ईयर को भी समझ लिया। एक्सीड्स मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अच्छा, मैं 2 मिनट आपको दिखा देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि आने वाली 1 या 2 क्लासेस में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा
कि भारत सरकार आपसे टैक्स कैसे लेती है। तो बहुत समय पहले तो एक ही तरीका था, भारत सरकार एक ही तरीके से टैक्स लेती थी, पर अब भारत सरकार ने दो तरीके कर दिए। मतलब अब की बार आपको अगर पुरानी बुक को पढ़ेंगे ना तो दिक्कत आ सकती है इनकम टैक्स में, हमेशा नई बुक्स या नया मटेरियल यूज करना। इस बार से हमें यह कहा गया कि आपके पास दो ऑप्शंस होंगी टैक्स देने के लिए, एक डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नाम होगा और एक का नाम होगा ऑल्टरनेट या ओल्ड या नॉर्मल टैक्स रेजिम। नॉर्मल टैक्स रेजिम वो था जो पहले से ही चल रहा था, और अब ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम गवर्नमेंट ने अब ये न्यू दिया है, ये 2-3 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, अब इसका नाम डिफॉल्ट कर दिया। तो हमारे पास दो तरीके हैं टैक्स देने के, या यूं कहूं कि अपना टैक्स निकालने के आपके पास इस बार से दो तरीके होंगे, और दोनों ही तरीकों में सरकार ने कुछ अमाउंट की एग्जेम्पशन दी है कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। बस मैं आपको केवल वो रीड करवाता हूं। तो पहले मैं आपको पढ़ाता हूं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, इसकी बारी जल्दी ही आएगी। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पे लिखा हुआ है कि आपकी इनकम अगर 3 लाख रुपए तक है तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। यानी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अगर आप अपना टैक्स देना चाहते हो तो आपको 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना। सर अगर मैं ये वाली स्कीम में ना जा करके दूसरी ऑल्टरनेट स्कीम में जाऊं तो क्या होगा? तो ऑल्टरनेट स्कीम में सरकार कहती है कि देखा जाता है कि आप किस केस में फॉल कर रहे हो। 3 केस हैं। पहले केस में अगर ज़्यादातर लोग 90% लोग पहले केस में फॉल कर जाएंगे, तो पहले केस के अंदर उन्होंने कहा 2,50,000 रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं होगा। ठीक है, ज़्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं डालना। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई कि हमारे पास 2 टैक्स के रेजिम आगे से आएंगे, और उसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने कहा कि 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। अगर आप ऑल्टरनेट या पुरानी टैक्स रेजिम में आएंगे तो नॉर्मली 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो इसको हम एक नाम देते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, या इसे हम नाम देते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, तो अब आप मेरे साथ साथ वापिस सेक्शन 4 में इसका मतलब भी समझ गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स? डिफॉल्ट रेजिम में आएंगे तो 3 लाख, नॉर्मल या पुरानी रेजिम में जाएंगे तो 2.5 लाख। तो यहां तक आपको टैक्स नहीं देना, लेकिन इसके बियॉन्ड तो आपको टैक्स देना है ना। अगर सर एक पर्सन की इनकम मान लीजिए 5 लाख रुपए है तो टैक्स देना है। आगे चल के इसके बारे में चर्चा करूंगा कि कई बार 5 लाख तो क्या 7 लाख वाला भी टैक्स देने से बच जाएगा, वो बात दूसरी है। लेकिन अगर आपकी इनकम इसको एक्सीड कर जाएगी तो आप कहलाएंगे एसएससी। सेक्शन 4 में लिखा है आप कहलाएंगे एसएससी। तो यानी कि मुझे अब आपको एक और टर्म सिखानी है, रेदर ये हमारी शायद डेफिनेशन की लास्ट टर्म होने वाली है। व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी? ज्यादातर एग्जाम में जो डेफिनेशन पूछी जाती है प्रीवियस ईयर, उसके बाद सबसे पहले सबसे ज्यादा बार जो डेफिनेशन पूछी जाती है वो होती है पर्सन। पर्सन के बाद फिर पूछे जाने वाली डेफिनेशन है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। फिर पूछा जाता है एक्सेप्शन टू प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। और जब जब एग्जामिनर टफ पेपर बनाता है तो वो कहता है डिफरेंस बिटवीन एओपी बीओआई, और दूसरी चीज वो पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी। एसएससी का मीनिंग बहुत सिंपल है, लेकिन बच्चे इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि बुक में तो पता नहीं 15-20 डेफिनेशन होती हैं, वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बच्चा एसएससी की डेफिनेशन को एंजॉय नहीं करता। तो आपने पढ़ के जाना है व्हाट डू यू मीन बाय एसएससी। ओके, अब सेक्शन 4 पढ़ने के बाद आप एसएससी को लिंक कर सकते हो। सरल भाषा में सेक्शन 4 इशारा दे रहा है कि जिन पर्सन की इनकम मैक्सिमम अमाउंट से ज्यादा है उन्हीं को तो टैक्स देना है, और जिन्हें टैक्स देना है उन्हें हम बुला रहे हैं क्या? एसएससी।
तो आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए मैं एक बात बताता हूं, भारत की जनसंख्या है 140 करोड़। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है मान लो इसमें से 5 करोड़ लोग ही टैक्स देते हैं, एक इमेजिनरी फिगर बता रहा हूं, 135 करोड़ ऐसे हैं जो टैक्स नहीं देते। ना देने की कुछ भी वजह हो सकती है। तो ऐसे में टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई ये लोग तो मेरे लिए केवल पर्सन हैं, लेकिन ये लोग मेरे लिए एसएससी हैं। इसी बात को वो इस डेफिनेशन में आपके साथ बताएंगे। आइए जी पढ़ के देखते हैं, समझने की कोशिश करना। एसएससी मीन्स, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो मीन्स वर्ड होता है या इंक्लूड वर्ड होता है, अगर ये डेफिनेशन में हो तो इसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। एसएससी मीन्स एनी पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable। तो असेसी का मतलब उस पर्सन से है जिससे या तो टैक्स या फिर कोई इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी पेबल है इस एक्ट में। मैंने एग्जांपल दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, लेकिन मुझे जिनसे टैक्स लेना है वही मेरे लिए एसएससी हैं। तो सिर्फ टैक्स नहीं हो सकता है, टैक्स तो दे दिया हो लेकिन कम दिया हो, उसका इंटरेस्ट देना है, उस पर कोई पेनल्टी है, कोई फाइन है, वो भी हो सकता है। तो पहली लाइन तो सीधी सी बात कहती है। फिर इसमें आगे चल के लिखा है एंड इंक्लूड्स। फिर ये कहते हैं कि हम इसके अंदर कुछ और लोगों को भी शामिल कर रहे हैं। पहला, a person in respect of whom any proceedings has been undertaken। अब मान लीजिए एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैंने तो कोई सरकार को टैक्स देना नहीं है, लेकिन सरकार उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू कर देती है। वो कह रही है कि नहीं, हमें तो डाउट है कि आपकी इनकम है और आप हमें बताते नहीं हो। तो अगर कोई कार्यवाही चालू हो गई तो आप क्या कहलाएंगे? एसएससी कहलाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, कई बार एग्जामिनर ऐसा पूछ लेता है कि ए के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है या ए के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है। डायग्राम बना के बताता हूं तो ज्यादा समझोगे आप। असेसिंग ऑफिसर ने ए के अगेंस्ट इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट की। उन्होंने कहा ए को कि नहीं भैया तू अपनी इनकम सही नहीं बता रहा, तू झूठ बोल रहा है। ए कहता है नहीं मैं सही बोल रहा हूं। तो एओ ने मिस्टर एक्स से पूछा कि आप जरा हमारे पास आइए, हमें आपसे कुछ जानकारी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। अब ए के अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, तो ये बात साफ साफ हो गया कि ए बन गया एसएससी। वो एग्जामिनर कहेगा ये बताओ मिस्टर एक्स जिससे ए की जानकारी मांग रहा है डिपार्टमेंट, क्या वो भी एसएससी है? आंसर इज नो, वो एसएससी नहीं है, क्योंकि उसने थोड़ी ना टैक्स देना है, उसने तो केवल जानकारी देनी है। तो यानी कि एसएससी में शामिल किया जाएगा उस पर्सन को भी जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग ली गई है। अब प्रोसीडिंग क्यों हो रही है उसके अगेंस्ट? हो सकता है उसकी खुद की इनकम की प्रोसीडिंग हो रही हो, या फिर वो किसी का एजेंट हो, इस कारण से उसके ऊपर प्रोसीडिंग हो रही हो। अब हमारे यहां पर क्या होता है, हमारे यहां पर ऐसे कई लोग होते हैं जो अपना एजेंट अपॉइंट करके बैठे हुए होते हैं और उनके नाम पर एजेंट पैसे ले रहा होता है। अब वो व्यक्ति पहुंच से बाहर निकल गया, विदेश चला गया, तो ये उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग करनी है। तो अब उसके एजेंट के अगेंस्ट भी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग करेगा। तो वो कह रहा है, एजेंट कह रहा है भैया मैं तो एक नौकर आदमी हूं, पकड़ना है तो मालिक को पकड़। तो सरकार कह रही है नहीं भैया, प्रोसीडिंग डायरेक्ट उस पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकती है और उसके एजेंट के अगेंस्ट भी हो सकती है। एजेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग हो रही है क्योंकि वो उसके मालिक को हम पकड़ना चाहते हैं। दूसरा, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, उसने जो लॉस कहा है कि मुझे लॉस हुआ या मेरे मालिक को लॉस हुआ, तो सरकार वो जानना चाहती है। या फिर जब हम टैक्स ज्यादा दे देते हैं तो सरकार हमें टैक्स वापस करती है, उसको बोलते हैं रिफंड। ठीक है, तो एसएससी में शामिल किया जाएगा वो पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग चल रही है, चाहे खुद की इनकम के लिए, चाहे किसी दूसरे की इनकम के लिए, या लॉस पता लगाने के लिए, या रिफंड पता लगाने के लिए। ठीक है। दूसरा, एसएससी इंक्लूड्स
डीम्ड एसएससी। डीम्ड एसएससी का मतलब होता है सरकार कई बार कहती है कि नहीं भैया मैं तेरे को एसएससी मान रही हूं। वो एक गाना है, तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। सरकार कहती है जब मैंने कह दिया कि मैंने डीम कर लिया, मतलब तुझे एज्यूम कर लिया, तो तू एसएससी माना जाएगा। और तीसरा होता है एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब है कि आपको कहा गया था इनकम टैक्स के कुछ कानूनों का पालन करना और आपने उन कानूनों का पालन नहीं किया, तो आप बन जाएंगे एसएससी इन डिफॉल्ट। सिंपल सा मतलब आपको समझाता हूं। ए ने बी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, ए ने बी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का। अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो इनकम कमाएगा बी। ए का तो क्या होने वाला है, खर्चा होने वाला है, वो पैसे देगा, उसका खर्चा होने वाला है। इनकम टैक्स के रूल्स में मान लो ये लिखा गया ए कि तू जब इस कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करेगा तो 1% पेमेंट कट कर लियो, यानी 99 लाख की पेमेंट उसको दे दियो बी को, और 1 लाख रुपए की पेमेंट तू हमारे पास बी के नाम से डिपॉजिट कर दियो। अपने नाम से नहीं, बी के नाम से डिपॉजिट कर दियो, और हम ये पैसा ले करके इंतजार करेंगे बी की कि बी हमारे पास आएगा और बताएगा कि सर मेरे पास आपके 1 लाख रुपए पड़े हैं जो ए ने आपको दिए थे। तब हम उससे पूछ लेंगे कि भाई 99 लाख की रिपोर्ट दिखा के तूने हमारे को बताई कि नहीं बताई। इसे बोलते हैं टीडीएस। तो मान लीजिए अगर सरकार ने किसी को कहा था कि पेमेंट करते हुए तूने उसको पूरी पेमेंट नहीं करनी, 1% पेमेंट कम करनी है, और वो 1% तूने हमें जमा करनी है, तो या तो वो 1% पेमेंट काटता नहीं है, गलती करता है, सरकार कहती तूने मेरे नियम को फॉलो नहीं किया, या वो काट लेता है लेकिन सरकार के पास आके डिपॉजिट नहीं कराता, तो सरकार ए के अगेंस्ट भी तो इनिशिएशन करेगी प्रोसीडिंग। ए कह रहा है भाई मेरी तो इनकम ही नहीं है, तो वो कह रहे तेरे लिए हम इनकम के अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं चला रहे, तूने जो हमारे रूल का उल्लंघन किया है उसके अगेंस्ट तेरे लिए कार्रवाई हो रही है, जरा आके बता कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया जो हमने कहा था, या किया तो क्यों नहीं डिपॉजिट किया। तो वो कहलाएगा एसएससी इन डिफॉल्ट। चलिए, तो यहां पर हमारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स जो थे मेरे हिसाब से वो खत्म हो गए हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं चेक कर लेता हूं कुछ रह तो नहीं गया। हमने आपको पर्सन की डेफिनेशन पढ़ा दी, यस। हमने आपको एसएससी की डेफिनेशन पढ़ा दी, यस। असेसमेंट ईयर पढ़ा दिया, यस, और बता दिया असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। हमने आपको प्रीवियस ईयर पढ़ा दिया, यस। प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम का हो सकता है, ओके। हमने आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर की एक्सेप्शंस बता दी, यस। तो मेरे हिसाब से ये आपका थ्योरेटिकल खत्म हो गया। अब 2 छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, रीडिंग करने से भी समझ जाएंगे। एक होता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। तो हमारे देश में टैक्स ना आगे चल के समझोगे कि स्लैब के बेसिस पर लगता है। तो एक व्यक्ति से पूछा जाए कि तेरे ऊपर टैक्स रेट कितना है, तो वो बोलेगा यार कुछ पर इतना है, कुछ पर इतना है, कुछ पर इतना है, तो भाई एवरेज पे कितना है। तो ये एवरेज निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, जो टैक्स आपने दिया उसको ऊपर रखो, जो इनकम कमाई थी उसको नीचे रखो, आपको एवरेज रेट ऑफ टैक्स मिल जाएगा। सिंपल गणित का फॉर्मूला है। एक टर्म एक्सट्रीम केस में पूछी जाती है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, यानी कई सालों में एक बार पूछी जाती है, जब टीचर ज्यादा ही जो खुंदक निकालता है ना कि भाई साहब इस बच्चे ने जरूर सब एसएससी वसएससी सब पढ़ रखा है, इसको मैं बताता हूँ 6 नंबर में मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स बता। और तब जब बच्चा आके चिल्ला रहा होता है कि सर पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया, तो उस सिचुएशन को कवर करने के लिए मैंने एक पॉइंट यहां पर दे दिया। बहुत सिंपल सी टर्म है इसलिए दे दिया। मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स ये होता है कि गवर्नमेंट ने टैक्स रेट डिसाइड किए हुए, मान लो 5%, आगे चल के आप पढ़ेंगे 20%, 30%, ऐसे गवर्नमेंट ने रेट दिए हुए हैं। तो मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट का मतलब है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज मिला के इन रिलेशन टू हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम, जो हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम का जो टैक्स बनता है
सरचार्ज मिला करके, सब कुछ मिला करके उसको बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। और मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पर और इन लोगों पर। क्यों? क्योंकि ये ना स्लैब रेट पे टैक्स देते हैं। आप आने वाली क्लास में समझ जाएंगे कि मल्टीपल रेट से टैक्स होते हैं इन लोगों के ऊपर। सर क्या कंपनी के ऊपर भी मल्टीपल रेट होते हैं? एक ही रेट होता है। फर्म के ऊपर एक ही रेट होता है। तो जिन पर मल्टीपल रेट होते हैं उनसे पूछा जाए तेरे को मैक्सिमम कितना टैक्स देना पड़ता है, तो उसके लिए MMR जो बनता है वो बनता है 42.744%। ये कैसे बना? तो मैक्सिमम रेट होता है 30%, सरचार्ज का मैक्सिमम रेट होता है 37%। सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। तो आप ये मत कहना 30 + 37 तो सर 67% हो गया, नहीं, दिस इज 30 + 37% ऑफ 30, इस तरीके से होगा। और फिर इन दोनों का मिला करके उसमें 4% और जब हम जोड़ देंगे तो हमारा मैक्सिमम रेट निकल के आएगा ये। दिस इज नोन एज मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स। यानी मेरी कुछ इनकम पर 5% टैक्स है, कुछ पे 20 है, कुछ पर 30 है, कुछ पर 40 है, तो वो कह रहे मैक्सिमम है 42.744। और यहां पर हमारी थ्योरी खत्म होती है और नेक्स्ट क्लास में आएंगे। इसको रिवाइज करना, थोड़े थोड़े समय पर रिकॉल करते रहना। एग्जाम में ये सब रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं लगेगा और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। सर क्या हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म हो गया? नहीं, अभी आगे चलेगा, लेकिन वो लर्निंग आगे की लर्निंग को सपोर्ट करेगी। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से यहीं आएंगे, थ्योरी के जो मैंने आपको बता दिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल को भी स्टार्ट करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने कॉलेज ग्रुप में और दोस्तों के साथ मेरा वीडियो शेयर कर रहे हो, है ना? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आगे जर्नी बढ़ाएंगे। और आपको बता रहा हूँ इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, टाइमली स्टार्ट कर दो, बाद में आप लोगों को इसका भार ज़्यादा लगने लगेगा। टाटा, बाय बाय, सी यू।